एस्पिरेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था। इल्तुतमिश जो कि 1210 में दिल्ली सल्तनत का प्रथम फर्स्ट डिक्लेयर्ड सुल्तान बना। उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक तो था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने को सुल्तान डिक्लेयर नहीं किया था। तो मैं कह सकता हूँ सल्तनत का जो पहला एक तरह से ऑफिशियली जो सुल्तान था वो कुतुबुद्दीन के बाद सेकेंड नंबर पे जो ये पर्सन बना था इल्तुतमिश, ये बना था। तो इल्तुतमिश 1210 से 1236 था। इल्तुतमिश के ही टाइम में कुछ बहुत एक ऐसी भी घटना हुई थी जो शायद हिंदुस्तान में इस्लामिक जो एक ये जो आगे हमें पीरियड देखना पड़ा, जो इस्लामिक रूल देखना पड़ा, शायद उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता। और परिवर्तन ये था कि मंगोल एम्परर चंगेज खां जो कि ख्वारिज़म शाह को, ख्वारिज़म शाह मीन्स ख्वारिज़म शाह जो समरकंद, ताशकंद उस एरिया का जो सुल्तान था, उसका पीछा करते हुए चंगेज खां हिंदुस्तान में एंटर कर गया। इन द सेंस जहां जहां ख्वारिज़म शाह जाता था, चंगेज खां उसका पीछा कर रहा था। ख्वारिज़म शाह इंडिया में एंटर किया और चलते हुए वो सिंध तक पहुंच गया। वो सिंध में इंडस नदी, सिंधु नदी के तट तक भी पहुंच गया था। उसके बाद अंदर जब वो आने की उसकी इजाज़त जो है इल्तुतमिश ने नहीं दिया। अगर बाई चांस इल्तुतमिश ने उसको इजाज़त दिया होता तो चंगेज खां इनको रौंद डालता और इस तरह से जो इस्लामिक साम्राज्य जो यहाँ फैला हुआ था ये समाप्त हो जाता। जो अपने शुरुआती दौर में ही था, ये जो इस्लामिक राज्य यहाँ पर जो शुरू हुआ था वो अपने शैशव काल में था, उसका यहीं पर ही एंड हो जाता। लेकिन इल्तुतमिश ने ख्वारिज़म शाह को एंट्री नहीं दी और वो ख्वारिज़म शाह इंडिया में एंटर करने के बजाय वहां से वापस वो ईरान की तरफ हो गया। इस तरह से चंगेज खां के अटैक से इनकी जान बच गई। एक बात ये, दूसरी बात ये मुझे कहना है कि इल्तुतमिश को कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस या रिवोल्ट्स भी उसके सामने आए थे। उसके कुछ कंपिटिटर्स भी थे। जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी के बेसिकली उसके 4 गवर्नर्स थे। जो एक गवर्नर तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो दिल्ली और आगरे में बैठाया गया था। एक गवर्नर उसका यल्दूज था। यल्दूज जो था वो गजनी में था। कबाचा जो थर्ड पर्सन था, तीसरा कबाचा जो था मुल्तान और सिंध में था। और चौथा बख्तियार खिलजी था जो कि बिहार और बंगाल की तरफ उसने फर्दर आगे एक्सपेंशन अपने किए थे, उसने आगे अपनी एरिया बढ़ाई वहां पर। तो यल्दूज जो है वो इल्तुतमिश को रिप्लेस करना चाहता था। वो दिल्ली और आगरे को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहता था और अंत में इन दोनों में एक वार भी हुई थी और उसमें यल्दूज पकड़ा गया था और उसको इसने फांसी की सजा दी थी। यल्दूज मारा गया। तो अब बात आती है कि 1210 और 36 ये पूरे जो 26 ईयर्स थे इसके इल्तुतमिश के, तो इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता को, यूं मैं कह सकता हूं कि जो ये तुर्कों की जो सत्ता थी, जो गुलाम वंश की जो सत्ता थी, ये सत्ता को उसने यहाँ पर स्टेबलाइज किया, उसको स्थायित्व प्रदान किया। उसने एक संस्था जो मैंने बताया था कि तुर्कन चहलगानी बनाया था, 40 सदस्यों की, 40 तुर्कों का एक ग्रुप बनाया था जो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया करते थे। वो दरअसल सारे आज की जो कैबिनेट होती है वो कैबिनेट की तरह थे और सारे बहुत ही पावरफुल लोग हुआ करते थे, सारे फैसले वही लेते थे। 1236 में इसकी मृत्यु होती है। इसने अपनी मृत्यु से पहले अपनी बेटी रजिया को अपना सक्सेसर, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन ये तुर्कन चहलगानी के 40 सदस्यों ने एक स्त्री को, एक महिला को उन्होंने किंग बनाने से मना कर दिया। ये उसकी मृत्यु के बाद की बात है। तो इल्तुतमिश को रिप्लेस किया था रुकनुद्दीन ने। रुकनुद्दीन उसका बेटा था। और फैक्ट ये है कि इल्तुतमिश की बहुत सारी जो इनके तो खैर बहुत सारी इनकी पत्नियां थी, बहुत सारी, लेकिन बेसिकली इसकी 2 थी, 2 बिल्कुल जो कि इसकी क्वीन थी। क्वीन इन द सेंस जिनको क्वीन का दर्जा दिया गया था। उसमें एक थी शाह तुर्कान, दूसरी थी मलिका ए जहान। जैसा कि मैंने बताया था कि जो ऐबक है, ऐबक ने भी अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से किया था। लोग ऐबक की बेटी जो थी वो मलिका ए जहान थी और ये शाह तुर्कान उसकी दूसरी बीवी थी इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद
शाह तुर्कान ने अपने बेटे रुकनुद्दीन को किंग बना दिया। शाह तुर्कान का बेटा था रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन 4-6 महीने चला। रजिया जो कि मलिका जहां की बेटी थी, रजिया ने फिर इन जो तुर्कन चहलगानी के जो 40 ये सरदार लोग थे, इनको किसी तरह से उसने अपने फेवर में लिया और ये लोग उसकी बातों में आए और रजिया को उन्होंने सत्ता सौंप दी। तो रजिया 1236 में सुल्तान बन गई। पहली महिला, ये कहा जाता है कि दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली पहली महिला वो रजिया थी, जो कि 1236 से 1240 तक रही। रजिया ने अपने इस जो 4 साल का पीरियड था, उसने अपनी पोजीशन को काफ़ी स्ट्रांग बनाया, लेकिन उसकी तुर्कन चहलगानी के जो 40 सदस्य थे, उससे इसकी बनी नहीं। उसके पीछे 2-3 बहुत ही बेसिक रीजन थे। पहली बात यह है कि ये जो 40 सदस्य थे जिन्होंने इसको सुल्तान बनाया था, उनका ये मानना था कि ये हम लोगों के कंट्रोल में काम करेगी और हम लोगों के डायरेक्शंस पर इसका जो भी फैसले होंगे हम लोग ही लेंगे। जो है हम लोग डी फैक्टो होंगी या डी जोर होगी। डी फैक्टो और डी जोर का मतलब है कि मेन सत्ता हमारे हाथ में होगी, ये केवल पपेट बन के रहेगी। और जैसा कि वो स्त्री थी, इस्लाम के अंदर स्त्रियों को पर्दे में रहना ज़रूरी था, जैसा इनका ट्रेडिशन रहा है, लेकिन उसने क्या किया कि वो पर्दे में नहीं रही। वो खुलेआम जो एक जो पैलेस के अंदर जो उसका जो कोर्ट लगता था, जो दरबार लगता था, तो खुलेआम वो प्रॉपर अपनी सीट पर बैठती थी और मर्दों का ड्रेस पहनती थी। पर्दा तो दूर की बातें हैं। और इन लोगों को उसने कोई भाव नहीं दिया। तो ये 40 लोग बहुत परेशान थे, तो किसी न किसी तरीके से ये लोग इससे छुटकारा चाहते थे। इसी बीच में रजिया ने इनको कहीं न कहीं थोड़ा सा मौका दे दिया। मौका ये दिया कि रजिया जो थी, रजिया का जो एक उसके यहाँ जो कैवलरी का इंचार्ज था, मतलब घुड़सवार सेना का जो इंचार्ज था, वो याकूत नाम था उसका। याकूत जो था वो अफ्रीकी अबीसीनियन, वो एक निग्रो था, हबशी। तो याकूत से इसने अपनी शादी कर ली। रजिया ने याकूत से शादी कर ली। अब ये बात तुर्कों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुर्कों का ये मानना था कि रजिया को कोई भी शादी करने के लिए, हम तुर्क बिरादरी में से कोई नहीं मिला और ये चली गई अफ्रीकन से शादी करने के लिए। तो इन लोगों ने एक तरह से रिवॉल्ट कर दिया उसके खिलाफ। रजिया उस रिवॉल्ट को फेस कर रही थी। उसी समय जो भटिंडा में इनका गवर्नर था, उसका नाम था अल्तूनिया ने इसको चैलेंज किया कि वो इसकी सॉवरेनिटी को, इसकी संप्रभुता को वो नहीं मानेगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा और रजिया को सुल्तान नहीं मानता। रजिया उस विद्रोह को दबाने के लिए आगे बढ़ी भटिंडा की तरफ। रास्ते में ही अल्तूनिया ने याकूत का मर्डर करा दिया और रजिया को कैद करवा लिया। अब रजिया ने अपना दांव खेला। रजिया ने क्या किया कि अल्तूनिया को प्रस्ताव दिया कि मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ और तुम्हारी लड़ाई खत्म हो जाती है और जो सत्ता है वो हमारे हाथ में ही रहेगी। अल्तूनिया इस बात के लिए रेडी हो गया और वो दोनों वापस, शादी विवाह हो गई उनकी और वो लोग वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे। उसी बीच रास्ते में एक जगह है जिसको हम जो है कैथल कहते हैं, हरियाणा में स्थान है। कैथल में रजिया का मर्डर हो गया। तो अब ये जो सत्ता थी वो रजिया के बाद उसके अगले भाई बहराम शाह के पास आई। बहराम शाह उसका ब्रदर था, वो भी मलिका जहां का ही बेटा था। बहराम शाह 1240 से 1242 तक रहा। उसके बाद बहराम शाह भी गया। मसूद शाह आया। मसूद शाह जो था रुकनुद्दीन का बेटा था। ये 1242 से 1246 ये सब नाम मात्र के लोग थे। ये तुर्कन ये चहलगानी के ये लोग कठपुतली थे। ये लोग टाइम पास कर रहे थे। अगला जो प्रॉपर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो नसीरुद्दीन मसूद है, नासिरुद्दीन मसूद ये भी रजिया का ही ब्रदर था। इसको सुल्तान बनाया गया और ये 1246 की बात है। तो नासिरुद्दीन मसूद जो था 1246 से लेकर 1266 तक, पूरे 20 वर्ष तक ये सुल्तान बना रहा। ये पर्सनल लेवल पर अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही एक ये कहा जा सकता है कि वो बहुत ही एक हॉली पर्सन था। ये ज़्यादा इसको दांव पेच राजनीति के और राजकाज के सारे हिसाब किताब इनसे उसको लेना लादना नहीं था। वो एक सज्जन टाइप का इंसान था। इसने क्या किया कि अपनी सारी पावर, अपना एक उसने वजीर रखा
वजीर, उस वजीर का नाम गयासुद्दीन बलबन बलबन था। तो बलबन ने एक तरह से, बलबन इसका रीजेंट बन गया और बलबन 1246 से लेकर 1266 तक इसका एक वजीर आजम के तौर पे, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उसने इसकी सत्ता को संभाला। और बलबन ने बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला और उसने इस सल्तनत को काफ़ी मजबूती दी। इसकी मृत्यु जो 1246 से 66 में 1266 में नसीरुद्दीन की मृत्यु होती है। और नसीरुद्दीन जो था वो बलबन का दामाद भी था। बलबन ने अपनी बेटी की शादी भी उससे कर रखा था। तो एक तरह से जो किंग है वो प्राइम मिनिस्टर का दामाद भी है। किंग की डेथ हो गई, बलबन मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद ही सुल्तान बन गया। और ये बात है 1266 की। और बलबन जो है 1266 से लेकर 1286 तक, ये 20 वर्ष तक वो किंग रहा। तो एक तरह से 20 साल उसने 1246 से 66 तक 20 साल एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम किया और 66 से 86 एज ए किंग के तौर पे काम किया। तो एक तरह से इस गुलाम वंश के पूरे 40 वर्ष को कंट्रोल करने वाला बलबन ही था। बलबन बहुत ही स्ट्रांग पर्सन था। इस पूरे गुलाम वंश को, गुलाम वंश जैसा कि हमें पता है कि 1206 से लेकर के 1290 तक चला है, 1206 से 1290 तक। तो इस पूरे जो 84 इयर्स बनते हैं, इस 84 इयर्स में 40 साल तो अकेले बलबन ने संभाले थे। और बलबन एक ऐसा इंसान था, उसकी मैं जरा फिजिकल फीचर्स वगैरह बता देता हूँ। वो कद में छोटा था, शरीर से भारी भरकम था, बहुत ही डिसिप्लिन्ड आदमी था। न कभी वो हंसता था, न किसी को हंसने देता था। स्पेशली कोर्ट के अंदर जब उसका दरबार लगता था, उस दरबार में मजाल नहीं कि कोई हंसी और मजाक कर ले। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान था और हमेशा वो ऑफिशियल ड्रेस में रहता था एज ए सुल्तान के तौर पे। जब वो किसी से भी मिलता था, अगर वो अपॉइंटमेंट भी देता था या कोई उससे मिलने उसके घर पर भी आता था, तो वो किंग के ड्रेस में ही मिलता था। उसको कभी किसी ने कैजुअल ड्रेस में देखा ही नहीं। एक बार उसकी जो दाढ़ी थी वो उसके घुटने तक छूती थी और ये आदमी बड़ा कुरूप था। इसकी बारे में जो बातें लिखी गई है, जो हिस्टोरियन ने लिखा है, मैं भी रेफरेंसेस बताऊंगा कि मैं आपसे बात कहाँ से कर रहा हूँ। तो जो है उसने ये लिखा कि इसको, ये भी गुलाम था, तो सारे गुलाम ही तो थे ये। और ये देखिए कि ये जो बलबन है 9वें नंबर का गुलाम शासक है। ये पूरे जो फर्स्ट से शुरू करके बलबन 9th नंबर का है। तो बलबन जो था, जब ये बिकने के लिए गजनी के बाजार में आया एज ए चाइल्ड या जैसे भी आया, इसको कुतुब ये नसीरुद्दीन दैट इज इल्तुतमिश इसको खरीद के लाया था। इसको इल्तुतमिश ही खरीद के लाया था। जब बाजार में सारे गुलाम बिक गए, ये अकेला बच गया था। इसको कोई पूछने वाला नहीं था क्योंकि फिजिकली भी बड़ा ही कुरूप था, बड़ा वैसा था, अगली टाइप का। तो इसको कोई किसी ने पसंद नहीं किया। तो जब बाजार उठने लगी, सब जाने लगे, तो ये इल्तुतमिश से इसने रिक्वेस्ट किया कि अल्लाह के नाम पे आप मुझे भी खरीद लो। उसको दया आ गई और इसने बलबन को खरीद लिया। तो आप देख सकते हैं कि किस्मत कहाँ से कहाँ ले जाती है। ये सारे गुलामों ने इस देश पे राज किया और बलबन की किस्मत तो बहुत ही ज़बरदस्त रही कि उसको कोई खरीदने वाला नहीं, फिर भी बिका। और बिकने के बाद उसने भारत पर 40 वर्ष तक शासन किया है। तो बलबन जो है उसने एक सिस्टम चलाया था। ये ईरानी पद्धति रही है जिसको पैबोस कहते हैं। ये ईरान में व्यवस्था थी। पैबोस में मतलब क्या है कि सुल्तान को के पैरों को चूमना होता था। तो लोग जो है, जैसे कि हम कहते हैं साष्टांग दंडवत, मतलब पूरी लेट जाओ, राजा बैठा है उसके सामने लेट जाइए और उसके पैरों को चूमना होता था लेट करके पूरी तरह से। तो ये पैबोस का इसने व्यवस्था किया था और ये सिजदा किया था। सिजदा में लेटना पड़ता था और पैबोस में चूमना होता था। पैबोस का मतलब पैर को चूमना और सिजदा का मतलब होता है लेट जाना। तो उसके सामने समर्पण कर देना, इन द सेंस की लेट जाना, जिसको आप साष्टांग दंडवत कहते हैं, दंडवत। तो ये है सिजदा और पैबोस। इस पद्धति को इसने अपने दरबार में लागू किया था। जो भी उसके दरबार में आता था उसको पैर को चूमना भी पड़ता था और उसके आगे दंडवत भी होना पड़ता था। और ये जैसा कि मैंने बताया कि ये नियामत एक खुदाई, ये अपने को कहता था, ये डिविनिटी ऑफ द किंग, मतलब सुल्तान को ये कहता था कि जो किंग है वह नेक्स्ट टू पैगंबर है। पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद के बाद धरती पर दूसरे नंबर पर सुल्तान ही होता है। तो अपने के अंदर वो डिविनिटी पाता था, कहता था कि ईश्वर ने मुझे भेजा ही है, अल्लाह ने मुझे भेजा है तुम लोगों पर शासन करने के लिए। दैट इज आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अल्लाह। तो तुम लोगों को मेरे से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। एंड यू कांट क्रिटिसाइज मी। आप क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे
क्योंकि मैं सुप्रीम हूँ तुम लोगों के लिए, नेक्स्ट टू गॉड हूँ, तो तुम लोग, मैं जो भी करूँगा सब ठीक करूँगा, मुझे क्वेश्चन नहीं करोगे, क्रिटिसाइज नहीं करोगे। ये डिविनिटी में बिलीव करता था, डिविनिटी में। और इसने अपने को जिल्ले इलाही जिसको कहते हैं शेडो ऑफ गॉड, इसने जिल्ले इलाही की भी पदवी धारण की थी कि मैं शेडो ऑफ गॉड हूँ, ईश्वर की छाया हूँ, मैं प्रतिबिंब हूँ उसका, ईश्वर का। इसको नसीरुद्दीन ने उलू खान की भी टाइटल दिया था, उलू खान, और नायब ममलकत, मतलब आप कह सकते हैं कि वही मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनाया था, तो आप ये समझ जाइए कि वो नायब ममलकत। ये आदमी बहुत ही जैसा मैंने बोला नेचर से भी बहुत ही स्ट्रांग था। इसने एक परमानेंट आर्मी की भी व्यवस्था की। इससे पहले परमानेंट आर्मी इनकी नहीं होती थी, लोगों को बुलाया जाता था, आर्मी कलेक्ट की जाती थी, जवान कलेक्ट की जाती थी, सोल्जर्स कलेक्ट किए जाते थे, वार किया जाता था। बहुत सारे तो भाड़े के होते थे, लेकिन इसने अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी बनाई। सबसे बड़ी चीज़ इसकी ये देखिए कि इसने एक स्टैंडिंग आर्मी बनाई। उसने अपने रिक्रूट करवाए, सोल्जर्स को रिक्रूट करवाए, और उसके लिए उसने एक डिपार्टमेंट भी बनाया जिसको दीवाने अर्ज कहते हैं। दीवाने अर्ज इसने फाउंड किया, दीवाने अर्ज दैट इज मिलिट्री डिपार्टमेंट। इसने मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया और अपने इस शासन को बहुत ही सुचारू रूप से मजबूती के साथ आगे बढ़ाता गया। तो बात यह है कि इस व्यक्ति की 1290 में डेथ हो जाती है। इसके लास्ट के डेज भी थोड़े ट्रेजिक रहे हैं। इसके दो बेटे थे। इसका बड़ा बेटा मंगोलों ने मारा था बड़े बेटे को, मोहम्मद को। दूसरा बुगरा खान था, बुगरा खान ने रिवॉल्ट कर दिया था इसके खिलाफ। बुगरा खान, इसका बेटा जो, इससे इसकी बनती नहीं थी, तो बुगरा खान बंगाल की तरफ भाग गया था। और फैक्ट तो ये है कि बाद में वो बुगरा खान इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी आ रहा था, लेकिन रास्ते से वापस जाना पड़ा। तो बुगरा खान का बेटा था कैकुबार, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कैकुबार। कैकुबार जो है वो बुगरा खान का बेटा था। मेरा मतलब ये कहने का कि वो बालबन का ग्रैंडसन था। तो ये 1286 में बलबन की मृत्यु के बाद कैकुबाद को सुल्तान बनाया गया। कैकुबाद बहुत ही नशेड़ी था, आलसी था, निकम्मा टाइप का था, और वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीने वाला इंसान था। और बहुत ही कम यंग एज में, कुल मिलाकर ये 23-24 की एज में इसकी जो है 1290 में डेथ हो जाती है। इस तरह से ये खानदान या ये परिवार या ये साम्राज्य, मतलब मेरे कहने का ये जो गुलाम वंश जो शुरू हुआ था, ये गुलाम वंश जो शुरू हुआ था 1206 से लेकर 1290 में इसका एंड हो गया। इस तरह से गुलामों की सत्ता 84 साल 84 ईयर्स तक चली। लेकिन इस गुलाम वंश ने भारत में, इन गुलाम वंश ने भारत में गुलामी को और भी प्रमोट किया। और फैक्ट तो ये मज़ेदार बात यह है कि गुलामों ने ही भारत को गुलाम बनाया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत को गुलाम किसने बनाया? गुलामों ने ही गुलाम बनाया। और उस गुलामों ने जो गुलामी दी, उसका जो प्रभाव है वो आज तक भी हिंदुस्तान में प्रॉपर तरीके से हर जगह आप देख सकते हैं। अब ये यहाँ पर एंड होता है गुलाम वंश का, 1290 आ गया। उसके बाद एक नया राजवंश आता है, उसकी नई कहानियाँ आती हैं। उन सब नई कहानियों के साथ हम आपको फिर नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।